हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल डियर गुरुजी में। तो साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल सीरीज वर्दी की तैयारी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करते रहेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपको वर्दी 100% मिल जाएगी। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। और साथियों, वर्दी की तैयारी स्पेशल सीरीज के अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यदि सिक्किम को इस प्रकार कोडिंग की जाती है, मतलब ये सिक्किम को इस प्रकार कोडेड किया जाता है तो मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन है। अगर सिक्किम को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी के अनुसार मणिपुर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपके चार ऑप्शन भी है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सिक्किम को इस प्रकार कोडिंग की गई है तो आपको बताना है कि मणिपुर को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे एस के लिए क्या कोड यूज किया गया, टी। टी तो आपको ध्यान होगा कि जो एस के जस्ट अगला का लेटर होता है वो कौन सा होता है, टी होता है। मतलब इसमें एक लेटर ऐड कर दिया गया, +1 कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आई के लिए एच का यूज किया गया। तो आई एच जो है वो आई से जस्ट पहले आता है, मतलब आई से पहले कौन सा आता है, एच आता है। मतलब यहाँ पर एक माइनस कर दिया गया, मतलब एक प्लस कर दिया गया। इस एस में पहले एक लेटर प्लस किया गया, फिर इसमें एक लेटर माइनस किया गया, इसमें फिर एक लेटर प्लस किया गया, फिर इसमें एक लेटर माइनस किया गया, फिर एक लेटर प्लस किया गया, फिर एक लेटर माइनस किया गया। मतलब क्या यहाँ पे क्रम फॉलो किया जा रहा है, +1 फिर -1 फिर +1 है ना, फिर -1, इस तरीके से यहाँ पे क्रम फॉलो किया जा रहा है। तो इसी प्रकार आप मणिपुर को कर देंगे तो मणिपुर टी, पहले आप एक लेटर प्लस करेंगे तो यहाँ पर मणिपुर एम है तो एम के जस्ट बाद कौन सा आता है, लेटर आता है टी आता है, वो माफ कीजिए एन आता है। ठीक है, एम के जस्ट बाद कौन सा आता है, एन आता है। तो आपका यहाँ पे एम के लिए कौन सा लेटर यूज हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे ए सबसे स्टार्टिंग का लेटर है तो इसके जस्ट पहले वाला लेटर कौन सा होगा, आप लास्ट में जाएंगे तो जेड है ना, तो जेड इसका ए के लिए जेड का यूज हो जाएगा। उसी प्रकार एन के जस्ट बाद कौन सा आता है, ओ आता है तो आप ओ को यूज कर लेंगे। आई के जस्ट पहले कौन सा आता है, एच आता है तो आपका एच हो जाएगा। पी के जस्ट बाद क्या आता है, क्यू आता है तो आपका क्यू हो जाएगा। यू के जस्ट पहले क्या आता है, टी आता है तो आपका टी हो जाएगा। और आर के जस्ट बाद क्या आता है, एस आता है तो आपका एस हो जाएगा। तो ये मणिपुर के लिए कोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ऑप्शन ऑस्ट्रिया, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। क्षेत्रफल के आधार में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जामनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो जामनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ऑप्शन है सागर से, उज्जैन से, रीवा से या बैतूल से। ठीक है, चार ऑप्शन है तो आपके इसमें से सही आंसर आएगा सागर से। जामनी नदी का जो उद्गम हुआ है वो सागर से हुआ। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जामनी नदी का उद्गम आपका कहाँ से हो गया, सागर से हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी प्रदेश के अगर राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वो किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है आपके पास मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ होता है। ठीक है, मतलब विश्व की देवी माँ किस पर्वत के तिब्बती नाम का मतलब होता है। तो चार ऑप्शन है आपका, माउंट गॉडवेनस्टेन, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा या कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा साथियों, इसका रहेगा ऑप्शन दूसरा, माउंट एवरेस्ट का तिब्बती भाषा में जो नाम है उसका अर्थ क्या होता है, विश्व की देवी माँ होता है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मैथ से रिलेटेड है, प्रायिकता से रिलेटेड है कि दो पासे एक साथ फेंके गए कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न में के बराबर है। मतलब दो पासे डाइस आप जानते ही होंगे जिन पे नंबर अंकित रहते हैं 1 से 6 तक। अगर उन पासों को दो पासों को एक साथ फेंका गया तो 10 या उससे अधिक नंबर आने की, मतलब जो दोनों पासों में नंबर आएंगे उनका योग या तो 10 होना चाहिए, 10 से या अधिक होना चाहिए। इसकी संभावना कितने के बराबर है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका। तो चलिए आपको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों आप प्रायिकता का बेसिक सूत्र याद रखें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो आउटकम्स अपन को चाहिए बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके आ सकते हैं, मतलब जो आएंगे वो जो अपन को फेवरेबल चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको ऊपर रखना है और नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है कि जो टोटल आउटकम्स उसमें आ सकते हैं। तो साथियों जब आप एक पासा फेंकेंगे
एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 6 आउटकम्स आने की संभावना रहती है, मतलब या तो एक आ सकता है या दो आ सकता है या तीन या चार या पांच या छह, ये 6 आउटकम्स आने की संभावना रहती है टोटल। पर आप जब दो पासा फेंकेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, 6 का आप वर्ग करेंगे तो 36 आउटकम्स आपके आने की संभावना रहती है। ये आपके टोटल आउटकम्स आएंगे उसमें, ठीक है। बट यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स के बारे में क्या बात की गई है कि 10, उसका जो दोनों पासे में नंबर आएंगे उनका योग या तो 10 होना चाहिए या फिर 10 से अधिक होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसमें जो आउटकम्स आएंगे उनका योग या तो 10 होगा या 10 से अधिक होगा। तो सबसे पहले तो दोनों पासों में पांच पांच आ सकते हैं, पहले में भी पांच, दूसरे में भी पांच। पहले में 6 या दूसरे में भी 6 तो भी 10 से ज्यादा हो जाएगा। पहले में आपके 4 आ सकता है, दूसरे में आपके 6 आ सकता है। पहले में आपका 6 आ सकता है और दूसरे में आपके 4 आ सकता है, ठीक है। ये भी आपकी कंडीशन बन सकती है। पहले में 6 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, या पहले में 5 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है। तो ये कुल आपके फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आपकी कंडीशन बन सकती है 10 या 10 से अधिक आने की। तो ये क्या हो गया आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो फॉर्मूले के अनुसार अपन जाएंगे तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका हो जाएगा, मतलब कि ये आपका क्या जाएगा 1/6। ठीक है। तो क्या प्रायिकता है कि जो 10 संख्या आएगी उसका जो दोनों पासों में नंबर आएंगे उनका योग 10 या 10 से अधिक होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा 1/6 प्रायिकता आपकी है। ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन जो है आपका वो सीरीज से संबंधित है। एक विषम ज्ञात कीजिए। इनमें एक ये यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है, इसमें एक विषम है, मतलब एक सबसे अलग है, तो उसको आपको ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे 3 7 13 20 31 और 43 और 57। तो आपको यहाँ पे सब क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे जो नंबर हैं ये क्या बोलते हैं विषम नंबर है और अभाज्य संख्या यहाँ पे दी हुई है। बस एक 20 देखते हैं आपको, तो ये आपका इवन नंबर आ जाता है। ठीक है। ये सम संख्या यहाँ पे आपकी आ जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इन सभी में अलग हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, 20 जो है इन सभी में अलग है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है जिसमें क्रम को फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्रम फॉलो किया गया इसी आधार पर आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 5 9 17 29, 5 9 17 29 इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्रम आपको फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5 और 9 में कितने का अंतर है आप देखें तो 4 का अंतर है। 17 9 और 17 में कितने का अंतर है आपका 8 का अंतर हो जाएगा। और 17 और 29 में आपका कितने का अंतर है 12 का अंतर है। मतलब कि पहले 4 का अंतर हुआ, फिर 8 का अंतर हुआ, फिर 12 का अंतर हुआ, और अब कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा। मतलब ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है, 4 4 का अंतर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इस क्रम को फॉलो किया गया। पहले उसमें 5 और 9 में 4 का अंतर है, 9 और 17 में 8 का अंतर है, 17 और 29 में आपका 12 का अंतर है। तो अब जो आगे संख्या आएगी उसमें 16 का अंतर हो जाएगा, मतलब 29 में 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। मतलब सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला 45। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपकी श्रृंखला से संबंधित है, जो भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे दिया हुआ 2 5 9 14 और यहाँ पे बीच में ब्लैंक बना दिया गया है कि इसमें यहाँ पर आपका क्या आ सकता है। ठीक है साथियों। तो आप देखेंगे 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 और 4 के बीच में कितने का अंतर है आपका 4 का अंतर है। पहले 3 का अंतर है, फिर आपका पहले 3 का अंतर है, फिर आपका 4 का अंतर है, फिर आपका 5 का अंतर, और अब आपका कितने का अंतर हो जाएगा 6 का अंतर हो जाएगा। मतलब 14 और में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंखला क्या फॉलो की गई, पहले 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है। तो 2 और 5 में 3 का अंतर है, 5 और 9 में आपका 4 का अंतर है, 9 और 14 में आपका 5 का अंतर हो गया, 14 और 20 में आपका 6 का हो जाएगा, और 20 और 27 में आपका 7 का हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चार ऑप्शन है, पतंजलि शास्त्री, हीरालाल जे कानिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी के मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। हीरालाल कानिया जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। ये भी याद ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर या फिर गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन चौथा, गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। मैं तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, यदि वायरस को इस प्रकार कोडिंग की जाती है, ये वायरस का कोड दिया हुआ है, तो एलिमेंट को कैसे कोडित की जाएगा, मतलब जिस प्रकार वायरस को ये लिखा गया है उसी के आधार पर इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका है वायरस, वायरस के लिए इस प्रकार कोडिंग की गई है, तो आपको एलिमेंट को बताना है कि किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे वायरस, तो वी के लिए क्या यूज़ किया गया है, डब्ल्यू यूज़ किया गया है। मतलब वी के जस्ट बाद का लेटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, मतलब तो यहाँ पर एक ऐड कर दिया गया। उसी प्रकार आप आई देखेंगे, आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, आई का नंबर क्या होता है, 9 होता है। और यहाँ पे जी का कितना होता है आपका साथियों, 7 होता है। मतलब इसमें से 2 माइनस कर दिएगा, 9 में से 2 माइनस करें तो आपका 7 आता है। मतलब कि 7 जी लिख दिया, मतलब इसमें 2 माइनस कर दिया गया। पहले में एक ऐड किया गया, दूसरे में 2 माइनस कर दिया गया। उसी प्रकार आर का साथियों आप देखेंगे, आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। आर का 18 होता है। और यू का कितना होता है साथियों, यू का आपका कितना होता है, 21 होता है। मतलब इसमें 3 ऐड कर दिया गया। तो पहले क्या किया, 1 प्लस कर दिया गया, फिर 2 माइनस किया गया, फिर 3 ऐड किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी में ये क्रम फॉलो किया गया। अब इसमें अगले में 4 माइनस किया गया, फिर 5 प्लस किया गया, ये क्रम फॉलो किया गया। ठीक है, तो उस प्रकार आप एलिमेंट को लिख सकते हैं। एलिमेंट पहले आप एक ऐड करेंगे, सबसे पहले तो ई का लेटर कितना होता है, 5 होता है। और उसमें एक ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो क्या आता है फिर एफ आता है। ठीक है, उसी प्रकार आप इसमें अगले एल में जो आएगा कोड, उसमें आप 2 माइनस करेंगे। ठीक है साथियों, तो एल का क्या होता है, नंबरिंग क्या होती है, एल की 12 होती है। और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका 10वें नंबर पे क्या आता है, जे आता है। तो इस प्रकार आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। अब अगले क्रम में आप क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो ई का 5 होता है और आप उसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8। तो 8वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है आपका, एच आता है। साथियों इसी क्रम में इस सीरीज को फॉलो किया गया है। पहले आपको एक ऐड किया गया है, फिर 2 माइनस किया गया है, फिर 3 ऐड किया गया है, फिर 4 माइनस किया गया। मतलब अल्टरनेट एक प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, इस तरीके से इसको फॉलो किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट को आप किस प्रकार कोडिंग करेंगे, एफ जे एच आई जे एच। ठीक है, इस प्रकार ये कोडिंग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक खास कोड में भाषा को लिसन टू म्यूजिक का अर्थ ये होता है। ठीक है, लिसन टू म्यूजिक को इस प्रकार लिखा जाता है, कम टू पुणे को इस प्रकार लिखा जाता है। आई लाइक म्यूजिक का अर्थ होता है ये इस प्रकार लिखा है, कोनो मिस्टो लिस्टो। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में सुनिम जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये वाला जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ये 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप देखिए ये वाला शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया, तो ये वाला शब्द इस लाइन में इस्तेमाल किया गया। मतलब इन तीनों शब्दों में से एक शब्द आपका इसके लिए यूज किया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस देखना है। ऑप्शन में इन तीनों में से कौन सा शब्द दिया हुआ, तो इन तीनों में से ये 2 शब्द दिए हो, मतलब कि ये 2 तो आपके आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार के आप इस प्रकार भी आप ऑप्शंस काट सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ऑप्शन काटना है। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसका थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा भी आइडिया है, तो उसके आधार पर अगर आप ऑप्शंस काट देंगे तो आपके आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आ रहा हो, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आप ऑप्शंस काट दीजिए और फिर आपको इन दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तो इसमें आपका आंसर सही होने की चांसेस ज़्यादा है। पर आपको ऐसा मौका ना आए और कोई सा भी क्वेश्चंस अगर आप वीडियो रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो आपसे ऐसा नहीं होगा कि ना बने। ठीक है, सब टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शब्द इस लाइन में यूज़ किया गया, मतलब इन तीनों में से एक शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये टू है और इस लाइन में भी यहाँ पे टू दिया हुआ है, मतलब कि इन दोनों में, इसमें और इसमें जो कॉमन शब्द होगा वो टू के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। तो आप देखेंगे एम ई जी और एम ई जी यहाँ पर भी है, मतलब ये टू के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब ये टू शब्द तो आपका आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कि ये म्यूजिक, म्यूजिक यहाँ भी यूज़ किया गया और म्यूजिक इसमें भी यूज़ किया गया है, मतलब कि इसमें और इसमें जो कॉमन शब्द होगा वो म्यूजिक म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। तो इसमें कौन सा शब्द आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है लिस्टो और ये लिस्टो, मतलब कि ये आपके म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। मतलब कि ये टू भी कट गया, म्यूजिक भी कट गया आपका। तो ये अब बचा क्या आपका, ये सुनिम बचा हुआ और लिसन बचा हुआ, मतलब कि ये लिसन के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, ये वाला शब्द यूज़ किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिसन हो जाएगा। ठीक है, लिसन इसका सही आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन दूसरा। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुना है, जबकि अभी से 15 वर्षों बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया कि आयु संबंधित प्रश्नों में
आपसे 3 समय की आयु पूछी जा सकती है, तो वर्तमान की या कुछ समय बाद की या कुछ समय पूर्व की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि वर्तमान में पिता की आयु, तो यहाँ पर वर्तमान की आयु की बात की जा रही है। वर्तमान में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुना, मतलब इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। आगे बोल रहा है कि अभी से 15 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, मतलब पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, मतलब 2:1 हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है एक सेकंड में मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये जो अनुपात है इसमें अंतर कितना है, 1 है, और इस अनुपात में भी अंतर कितना है, आपका 1 है। और इन दोनों अनुपातों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, आपका 15 वर्ष का अंतर है। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात जो है 15 वर्ष पहले का और ये 15 वर्ष पूर्व का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे पूछी क्या गई है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 3 यूनिट है, मतलब इनका अनुपात कितना है, 3:1 है। तो पिता की आयु आप कितनी मान सकते हैं, 3 यूनिट मान सकते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 वर्ष। तो जो पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 45 वर्ष हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सेकंडों में आंसर कर सकते हो और आपका समय बचाना एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिशा और दूरी से संबंधित है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर और चलता है, दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर और चलता है। उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर दूरी पूछी गई है जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उनकी उसके बीच की न्यूनतम, मतलब कम से कम दूरी यहाँ पर पूछी गई है। तो किस प्रकार आपको करना है बताता हूँ। तो साथियों, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न आपको कैसे हल करना है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें आप दिशाओं को अच्छे से जान सकें। ठीक है, और आप क्वेश्चन में जो भी पूछा गया तो उसका डायग्राम अच्छे से बना सकें। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक चीज ध्यान रखें, जो उत्तर दिशा होती है उसके इस तरफ आपका क्या होता है, दाहिना ओर होता है, और इस तरफ आपका क्या होता है, बायां होता है। इसी प्रकार फिर आप अल्टरनेट करके सभी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। जो पूर्व होती है उसके ऊपर की तरफ क्या होगा, बायां होगा, और इधर क्या होगा, दाहिना होगा। फिर आप अल्टरनेट दायां बायां करके सभी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन का कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब उत्तर की ओर ऊपर जाएगा, 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाहिने किधर है, इस तरफ है, तो मतलब ये इधर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी कितनी होगी। तो आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको कैसे ज्ञात करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें मैथ का सूत्र लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो इसके 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अंडर रूट में कर देते हैं, और 3 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ये जो दूरी है ये आपकी कितनी होगी, 5 किलोमीटर हो गई। ये आपका प्रारंभिक स्थान था और ये आपका अंतिम बिंदु था, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हो, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35 या 55% बड़ी हो तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब एक संख्या है उससे दो संख्याएं, एक संख्या से 35% और तो अगली संख्या उससे 55% बड़ी है, तो इन दोनों संख्या का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप 1 सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक संख्या को 100 मान लेना है। एक्स मान के बिल्कुल भी नहीं करना है, एक संख्या को 100 मान लेना। तो दूसरी संख्या इससे 35% बढ़ी है तो वो कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। और तीसरी संख्या इससे 55% बढ़ी है तो वो कितनी हो जाएगी, 155 हो जाएगी। अब इन दोनों संख्या का अनुपात कितना होगा, दोनों का अनुपात कितना होगा, तो आप यहाँ से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 5 7 35। ठीक है, और 5 दिया 15 और 5 एकम 5, तो इसका अनुपात कितना जाएगा, 27:31 हो जाएगा इन दोनों संख्या का अनुपात। तो इस तरीके से आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, 27:31। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ। तो हंसा का जब जन्म हुआ तब उसकी माँ कितने वर्ष की थी, 31 वर्ष की थी। हंसा के पिता 35 वर्ष थे जब उसके भाई का जन्म हुआ। ध्यान रखें कि हंसा का जन्म हुआ था तब उसकी माँ 31 वर्ष की थी, और जब हंसा के भाई का जन्म हुआ तो उसकी माँ 35 उसके पिता जो है 35 वर्ष के थे, जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है। मतलब हंसा के भाई का जन्म हंसा के जन्म से 3 वर्ष बाद हुआ है। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष छोटा है उसका भाई, मतलब हंसा का जन्म जो है उसके भाई से 3 वर्ष के बाद हुआ। वो हंसा का जन्म उसके भाई से 3 वर्ष पहले हुआ और उसके भाई का जन्म 3 वर्ष बाद का है। मतलब कि इसकी माँ और इसके पिता की जो आयु में वर्तमान में
हंसा के जन्म और उसके भाई के जन्म, ये उसकी माँ की जो आयु है 3 वर्ष पहले की है और इसकी जो पिता की आयु है 3 वर्ष बाद की है। ठीक है, हंसा के माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है, तो मतलब इनका ओरिजिनल अंतर क्या रहेगा, क्योंकि ये 31 और ये 35 जो है ये अलग अलग समय की यहाँ पर आयु दी है। ये 3 वर्ष पहले की दी हुई है और ये 3 वर्ष बाद की दी हुई है। तो आप या तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए माँ की आयु में, या पिता की आयु में 3 माइनस कर दीजिए। क्योंकि हंसा का जन्म हुआ था तब की ये आयु माँ की है, और जो हंसा के भाई का जन्म हुआ था ये उस समय उसके पिता की आयु थी। ठीक है, तो हंसा का भाई उससे कितना वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। मतलब कि हंसा के भाई के जन्म से 3 वर्ष पहले की ये उसकी माँ की आयु है और ये उसके पिता की वर्तमान आयु है। तो इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और इसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष है। मतलब कि इनकी दोनों की आयु में जो वर्तमान में अंतर है, मतलब ओरिजिनल जो अंतर है वो 1 वर्ष का है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पेन और पेपर की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात, ये अनुपात दिया हुआ 3:7:6:2 है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि उसका जो सबसे छोटा एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके चारों एंगल, जो चारों एंगल होते हैं इनका योग कितना होता है, मतलब इन कितने डिग्री का होता है, तो ये होते हैं आपके 360 डिग्री के। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब 360 डिग्री होता है तो ये क्या दिया हो, इनका अनुपात दिया हो। तो आपको कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अधिकतर लोग एक्स मान के करते हैं, तो आपको एक्स नहीं मानना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको डायरेक्ट इनको ऐड कर देना है, इन अनुपातों को आप ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, 18 आएगा। तो ये 18 किसके बराबर है, आपका टोटल 360 के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 360/18। ठीक है, 360/18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 हो गई। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सबसे छोटा कोण कितना होगा, 2, जो अनुपात 2 दिया ये सबसे छोटा कोण होगा, मतलब इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 डिग्री जो है आपका सबसे छोटे कोण का माप हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। 40 डिग्री जो है वो सबसे छोटा कोण है। अगर सबसे बड़ा कोण पूछ लिया जाएगा तो 20 में आप किसका गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, मतलब कि 140 जो है वो आपके सबसे बड़े कोण का माप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस करे। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी मित्रों में से शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।